राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या इजराइल बर्बाद होने वाला है, क्या इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेंगे। 13 अप्रैल 2024 को ईरान 300 से भी अधिक ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर देता है इजराइल के ऊपर। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि महीनों से चले आ रहे इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बीच अब ईरान भी आ पहुंचा है। तो इन दो देशों की वॉर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इनकी इतिहास, इनकी फ्रेंडशिप और किस तरीके से इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो चलिए आरंभ करते हैं आज इस कार्यक्रम को। इजराइल, जिसकी एग्जिस्टेंस आज से नहीं बल्कि 6000 साल पुरानी है, यानी कि जब अरब कंट्री पैदा भी नहीं हुए थे तब से इजराइल की एग्जिस्टेंस है। जिन्हें आए सिर्फ 14 साल हो रहे हैं, उनसे भी 4600 साल पुरानी एग्जिस्टेंस है ज्यूस लोग की। आज इजराइल जो मैप में आसानी से नजर नहीं आता, एक समय पर वो कुछ ऐसा दिखा करता था। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आज ज्यूस को अपनी कंट्री के टेरिटरीज के लिए अरब कंट्री से जूझना पड़ता है। तो जिस तरीके से हिंदू हिंदुज्म को फॉलो करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ज्यूस जूडिज्म को फॉलो करते हैं। एंशिएंट टाइम से ये काफ़ी वीक थे, इनके ऊपर काफ़ी सारे हमले होते आ रहे थे। जैसे कि इनके सबसे पवित्र मंदिर को तोड़वा दिया गया था, जिसे बनवाया गया था किंग डेविडसन के बेटे सोलोमोन ने 1000 BC में, जिसे तोड़वा दिया गया था 586 BC में किंग बेबीलोन के नेबूचदनेस्सर की तरफ से, और 515 BC में इसे दोबारा बनाया जाता है इस मंदिर को। और इन्हीं पीरियड्स के बीच काफ़ी सारे किंगडम्स इनके ऊपर रूल करते हैं, जैसे कि 586 से लेकर 332 BC तक पर्शियन एम्पायर, 332 BC से लेकर 63 BC तक हेलेनिस्टिक डायनेस्टी, और 63 BC से लेकर 324 AD तक रोमन एम्पायर ने। और जितने भी एम्पायर ने इनके ऊपर रूल किया, सबने इनके साथ अत्याचार किया, इन्हें प्रताड़ित किया। और इसी बीच इन्हीं में ही जन्म होता है जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट भी एक ज्यूस थे, बट आगे चलकर वो अपनी रिलीजन बनाने में लग जाते हैं। वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बताते हैं कि अगर वो उनके साथ जुड़ते हैं तो वो गॉड तक पहुंच पाएंगे। लोग इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं और जीसस क्राइस्ट से जुड़ना स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ ना गुजरती है ज्यूस लोग को। ज्यूस लोग ये कहते हैं कि तुम हम ही से निकलकर हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो। और वहीं पे जीसस क्राइस्ट और ज्यूस के बीच गर्मा गर्मी बढ़ जाती है और ज्यूस लोग जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा देते हैं। और यहीं पे जन्म होता है सबसे फेमस सिंबल का। अब तक जीसस क्राइस्ट ने काफ़ी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया था, उनसे काफ़ी लोग जुड़ने लगे थे। जैसी ये घटना घटती है, जीसस क्राइस्ट को काफ़ी सारे लोगों की सिंपैथी मिलना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर और एक रिलीजन उभर कर आता है जिसका नाम था क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी पावर में आते ही इन ज्यूस लोग के ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार करती है और दोबारा इनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है तितस आर्मी के जरिए 70 AD में। और यहीं से जितने भी क्रिश्चियन किंगडम्स होते हैं वो बार बार हमला करते हैं ज्यूस लोग के ऊपर, उन्हें मारते हैं। अपनी जान बचाने के लिए उस समय ज्यूस पोलैंड, रशिया, अमेरिका जैसे कंट्रीज में शरण लेते हैं। एंशिएंट टाइम से लेकर 90s तक ज्यूस लोग जिस भी कंट्री में जाते थे वहाँ पे उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता था। वर्ल्ड वॉर 2 में तो ऐसी हालत हो गई थी कि एक मिथ के चलते हिटलर ने 7 लाख से भी अधिक ज्यूस लोग को मरवा दिया था। अब यहाँ पे ज्यूस को समझ में आ गया था कि वो चाहे कहीं पे भी चले जाए पूरी दुनिया में, उन्हें कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे प्रताड़ित होंगे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कंट्री में वापस आएंगे। यूएस उनकी हेल्प करता है। जब वे अपनी कंट्री में वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि वो सारे के सारे रीजन अब इस्लामिक रीजन में बदल चुके हैं। तब अमेरिका उन्हें एक छोटी सी जगह देता है रहने के लिए, जो कि उस टाइम का इजराइल था, जो कि कुछ ऐसा दिखा करता था। पर यह चीज़ ना गुजरती है उस समय के अरब कंट्रीज़ को। सातों के साथ अरब कंट्रीज़ इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं 1967 में। एक तरफ इजराइल तो एक तरफ पावरफुल अरब कंट्रीज। सबको लग रहा था कि इजराइल यहाँ पे हार जाएगा, क्योंकि इजराइल को बने अभी कुछ ही समय हो रहे थे और इजराइल के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं था। पर होता इसके बिल्कुल अपोजिट है। इजराइल इस वॉर को जीत जाता है, वो भी सिर्फ 6 दिन में। इसलिए इस वॉर का नाम पड़ता है 6 डे वॉर। इजराइल ना कि केवल यहाँ पे वॉर जीतता है, बल्कि वॉर जीतने का उसे एक और फ़ायदा होता है कि जो इजराइल पहले ऐसा दिखा करता था, अब वो कुछ ऐसा दिखने लगा था। यानी कि इजराइल अब और भी ज़मीन को जीत चुका था। एक समय तो ऐसा भी था कि इजराइल इजिप्ट के भी कुछ पार्ट्स के ऊपर कब्जा कर चुका था। तो यही रीज़न है कि आज तक भी इजराइल अपनी ज़मीन के लिए, अपनी टेरिटरी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फिलिस्तीनी कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, तो वहीं इजराइल कहते हैं कि नहीं, तुमसे पहले यहाँ पे हम रहते थे, तो ये तो हमारी ज़मीन हुई। इस बात को कुछ आप ऐसा समझिए कि कल को कश्मीरी हिंदू दोबारा कश्मीर लौटे और उन्हें वहाँ से भगा दिया जाए, ये कहकर कि नहीं अब ये हमारी ज़मीन हो गई। बस सेम लॉजिक यहाँ पर इजराइलियों के साथ है। पर यहाँ पे इजरायली और कश्मीरी हिंदुओं के बीच एक चीज़ का फ़र्क है। इजरायली अपने साथ हुए अत्याचारों को याद रखते हैं, वो अपनी ज़मीन को रिक्लेम करना जानते हैं। वहीं कश्मीरी हिंदू तो ये थी हिस्ट्री इजराइल की। अब हम आते हैं ईरान के ऊपर। ईरान एक समय पर भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसका पुराना नाम था पर्शिया। पर्शिया में रहा करते थे पारसी लोग, हिंदू, बौद्ध। पर जैसे मुगल इन्वेडर्स यहाँ पे आते हैं तो ये रीजन भी इस्लामिक रीजन बन जाता है। इस्लामिक रीजन होने के बावजूद भी ये एरिया काफ़ी डेवलप करता है। उस समय के इस्लामिक किंगडम, इस्लामिक रूलर काफ़ी डेवलपमेंट करते हैं इस एरिया में। पर आज के समय में अगर हम ईरान की बात करें तो हमें नज़र आता है कट्टरपंथ को फॉलो करने वाला एक ऐसा देश जो कि अपनी महिलाओं को तंबू में रखना पसंद करता है। एक समय ऐसा भी था जब ईरान भी मॉडर्न और डेवलपिंग सोच रखा करता था, जैसे कि आज टर्की है।
टर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है, बट वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर व्यक्ति अपने लाइफ को अपने तरीके से जी सकता है। तो ठीक ऐसा ही कुछ हुआ करता था एक समय पर ईरान भी। इसका एक खुद का राजा था जिनका नाम था मोहम्मद रज़ा पहलवी। इन्हीं के रूलिंग पीरियड में इजराइल और ईरान के बीच काफ़ी फ्रेंडशिप होती है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ काफ़ी ट्रेड करते हैं, जैसे कि इजराइल इन्हें मिलिट्री एसेसरीज प्रोवाइड करना, इनके आर्मी को ट्रेन करना, और वहीं ईरान इन्हें ऑयल सप्लाई किया करता था। उस समय ईरान में भी 1 लाख से अधिक जूस रहा करते थे। सब कुछ सही था 1979 तक। सब कुछ तब बदल जाता है जब भारत का एक व्यक्ति जा पहुंचता है ईरान में, और यहीं से बर्बादी स्टार्ट होती है ईरान की। अब आप अंदाज़ा लगाइए आखिरकार कौन ही होगा वो व्यक्ति जिसने पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर दिया। आखिरकार क्या रिश्ते थे उस समय भारत और भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर ईरान की। तो इसकी शुरुआत होती है 1790 में, जब भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव बाराबंकी में जन्म होता है सैयद अहमद मौसवी का, जो कि 1830 में हज करने के लिए भारत से निकलते हैं और वापस आते वक्त 1834 में ईरान में ही बस जाते हैं। और आगे चलकर इनका एक पोता होता है जिनका नाम होता है आयतुल्लाह रघुल्लाह खुमैनी, यानी वो व्यक्ति जिसने 1979 में ईरान की तख्ता पलट कर दी इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नाम पर। और यहीं से स्टार्ट हुआ ईरान की बर्बादी। यानी कि यहाँ पर भी एक ऐसा केस सामने में आया जहाँ पे कन्वर्टेड व्यक्ति ने पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर दिया। किसी बहुत ही बड़े महापुरुष ने कहा है, एक कन्वर्टेड व्यक्ति अपने आप को ओरिजिनल से बेहतर दिखाने के लिए ऐसी कुछ हरकतें कर जाता है जो कि पूरे समाज के लिए घातक होता है ना। कौन यहाँ नहीं था बताइए आप? कन्वर्ट हुए हैं सब। जो कन्वर्ट होता है, जितना कन्वर्ट होता है उतना कट्टर बनने की कोशिश करता है। कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से, वैसे कन्वर्ट मुसलमान जो होता है वो ज्यादा मुसलमान से ज्यादा अपने आप को मुसलमान करता। जैसे ही 1979 में आयतुल्लाह रघुल्लाह यहाँ पे ईरान के तख्ते को संभालता है, वो सारे ट्रेड सारे रिश्ते खत्म कर देता है इजराइल से। पर इसके 1 साल बाद ही ईरान और इराक के बीच वॉर छिड़ जाती है। उस समय इराक का लीडर था सद्दाम हुसैन, यानी कि वो व्यक्ति जिससे उस समय अरब कंट्रीज डरा करती थी। यहाँ पर आयतुल्लाह समझ चुका था कि इराक से जितना उसकी बस की बात नहीं है, इसलिए वो इजराइल के पास पहुँचता है हेल्प के लिए। इजराइल अपने कनेक्शन के जरिए अमेरिका से वेपन्स प्रोवाइड करता है ईरान को ताकि वो वॉर जीत सके। और होता भी कुछ ऐसा है, ईरान इस वॉर को जीत जाता है और फिर से स्टार्ट हो जाती है इन दो देशों के बीच फ्रेंडशिप। कहने के लिए तो ये फ्रेंडशिप फिर से स्टार्ट हो गई थी, बट ये दिखावटी फ्रेंडशिप था। आयतुल्लाह कहीं ना कहीं इजराइल से हेट करता था, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ये फ्रेंडशिप 2002 तक चलती है, जब तक इजराइल को ये पता नहीं चलता कि ईरान भी अब न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम में लग चुका है। इजराइल इसके खिलाफ खड़े हो जाता है, क्योंकि इजराइल को पता था कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स ये बना लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग ये इजराइल के ऊपर ही करने वाले। इसीलिए अमेरिका उस समय ईरान के ऊपर सैंक्शन लगवा देता है। पर सीक्रेटली ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम में लग चुका था। और जब इजराइल को इसके बारे में पता चलता है कि ईरान फिर से न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम में लग चुका है, तो 2021 में वो साइंटिस्ट को ही मरवा देता है जो कि इस न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम का मेन इंचार्ज था, जिसका नाम था मोहसिन फखरेज़ादा। इस साइंटिस्ट को मरवाने का तरीका आपको जानना चाहिए। इजराइल अपने देश में बैठे बैठे रोबोटिक कंट्रोल वैन के जरिए से इस साइंटिस्ट को मरवा देता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे बहुत सारे फायरिंग हुए होंगे और किसी एक गोली लगने की वजह से इसकी मौत हो गई होगी। ना 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 ना, सिर्फ एक सिंगल शॉट से इसकी मौत हो जाती है, वो भी हेड शॉट। जैसे इसकी गाड़ी उस वैन के रेंज में आती है तो एक सिंगल शॉट से इसकी जान चली जाती है। इसके साथ इसका ड्राइवर था, इसकी वाइफ थी, उन्हें एक सिंगल खरोच तक नहीं आता। सोचिए, किसी को पता भी नहीं चला और काम भी हो गया। ऐसे इनका एक कमांडर था जिसे इजराइल 2022 में कुछ इसी तरीके से मरवा देता है। और यहाँ पे ईरान इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसे बहुत अच्छी तरीके से याद थे 1967 का वॉर, और उसे ये भी पता था कि इजराइल से वो सामने से तो पंगा नहीं ले सकता। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि इनकी फ्रेंडशिप फिर से स्टार्ट हो गई थी 1980 में, बट वो सिर्फ दिखावटी फ्रेंडशिप थी। अब उसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ईरान को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता था कि वो इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, इसलिए वो ऐसे संगठनों को खड़ा किया था जो कि इजराइल से शैडो वॉर कर सके, जैसे कि सीरिया में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और यमन में हौस्तीस। ये सारे टेररिस्ट ग्रुप इजराइल के ऊपर काफ़ी बार हमले करते हैं, जैसे कि इनके प्लेन को हाईजैक कर लेना, जर्मनी में इनके एथलीट्स को मार देना, और 2006 में लिबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप्स इनके ऊपर हमला करके इनके 3 आर्मी सोल्जर को मार देती है और 2 को बंधक बना लेती है। और इन्हें छोड़ने के बदले में ये मांग रखती है कि हिजबुल्लाह ग्रुप के जो टेररिस्ट को इजराइल ने बंदी बनाकर रखा है उन्हें छोड़ा जाए। सोचिए, कोई और कंट्री होता तो क्या करता, शायद छोड़ देता। पर इजराइल यहाँ पे इतने बम बरसाते हैं कि हिजबुल्लाह ग्रुप खुद आकर सरेंडर कर देता है। ऐसे ही आज से 6 महीने पहले जब 2023 7 अक्टूबर को हमास इजराइल के ऊपर हमला करता है, उसके बॉर्डर्स को तोड़कर अंदर घुस जाता है, पैराग्लाइड करते हुए अंदर जाता है, वहाँ की महिला को मारना, उनके साथ रेप करना, उनकी डेड बॉडीज़ को रोड पर घुमाना, बच्चों को मार देना, अपार्टमेंट्स में जाकर बूढ़ों को मारना, इससे भी बढ़कर एक प्रेग्नेंट महिला के पेट को फाड़कर बच्चे को निकाल देना। क्या कोई ह्यूमन ऐसी हरकतों को कर सकता है? नहीं, कोई मलेच्छी ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकता है। इसलिए आज इजराइल इनके ऊपर एक्शन ले रहा है। और यहीं पे इजराइल को 1 अप्रैल 2024 को यह पता चलता है कि सीरिया के दमास्कस शहर में ईरान के कुछ ऐसे कमांडर्स हैं
जो कि हमास को कुछ इनपुट दे रहे इसराइल के खिलाफ। तो इसराइल यहाँ पे 2 मिसाइल फायर कर देता है सीरिया के ऊपर, जो कि जाकर लगते हैं सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर, जिसमें 3 सीनियर कमांडर की और 4 ऑफिसर की डेथ हो जाती है, जिसका रिटेलिएट करते हुए ईरान 13 अप्रैल 2024 को रात के 3 बजे 300 से भी अधिक मिसाइल फायर कर देता है। यहाँ पर हर कोई बता रहा है कि ये मिसाइल सिर्फ ईरान से फायर हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। ये मिसाइल सीरिया, इराक, ईरान और यमन से भी फायर हुए थे, यानी 180 डिग्री से। वैसे तो एक सरप्राइज अटैक था, बट अमेरिका ने इसराइल को इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म कर लिया था, इसलिए इसराइल के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन के भी फाइटर प्लेन्स यहाँ पे मौजूद थे रिटेलिएट करने के लिए। जब ये मिसाइल फायर होते हैं तो जॉर्डन भी इसराइल का साथ देता है। वैसे तो जॉर्डन इसराइल का एक कट्टर दुश्मन है, पर जब जॉर्डन से पूछा गया इंटरव्यू में तो उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि ये मिसाइल्स उनके टेरिटरी से जा रहे थे, उनके लोगों को खतरा ना हो, इसलिए उन्होंने इस मिसाइल को शूट किए हैं। और वहीं इसराइल 98% मिसाइलों को अपनी एयर स्पेस में आने से पहले ही तबाह कर देता है। वैसे तो ये रेंज 99.1% है, बट 98% इसलिए बोला जा रहा है कि 7 मिसाइल्स डॉज करते हुए इसराइल के बॉर्डर में एंट्री कर लिए थे, जिसमें से 5 मिसाइल जाकर किसी डेजर्ट में गिरते हैं, और वहीं 2 मिसाइलों में से एक मिसाइल आकर हिट होती है एयरबेस के ऊपर और दूसरी मिसाइल आकर हिट होती है एक बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पे एक 7 साल की बच्ची घायल हुई है। यानी कि सिर्फ 300 में से 2 मिसाइल ही हिट हुए इसराइल को, जिसमें किसी का भी जान नहीं गया, और जो थोड़े बहुत नुकसान हुए थे इसराइल को उसने रातों रात से ठीक कर लिया। अब हम जानते हैं कि इनका डिफेंस सिस्टम कितने लेवल पर काम करता है। सबसे पहले आता है आयरन डोम, उसके बाद आता है डेविडसन, उसके बाद आता है एरो 2 और उसके बाद आता है एरो 3। आयरन डोम शॉर्ट मिसाइलों को डिफीट करती है, तो वहीं पे डेविडसन और एरो 2 मिड रेंज मिसाइलों को डिफीट करती है, और एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल को डिफीट करती है, यानी कि वो मिसाइल जो कि फायर होने के बाद 10 से 12 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद अपने टारगेट को हिट करती है। अब हम इनके प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से इनके डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। जब कोई मिसाइल फायर होता है तो वो ऊपर उठने से पहले इनके रेडार में वो आ जाता है, इन्हें पता चल जाता है कि उन मिसाइलों का रेंज क्या है, उनकी स्पीड क्या है और वो जाकर कहाँ पे हिट करने वाली है। अगर वो मिसाइल किसी डेजर्ट में जाकर या ऐसे प्लेस में जाकर गिरने वाली होती है जहाँ पे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो वो उसे गिरने देते हैं, उसके ऊपर अपनी मिसाइल को वे वेस्ट नहीं करते हैं। इसी तरीके से काम करती है इनके डिफेंस सिस्टम। अब इस हरकतों के ऊपर इसराइल का क्या ओपिनियन है हमें वो देखना चाहिए। इसराइल ने यहाँ पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया जहाँ पे वो साफ साफ क्लियरली बता रहे हैं कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप सोच लीजिए, इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता, तो सोचिए ईरान का क्या हाल होगा। The situation, we remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat from Iran. और आज अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर देता है तो ईरान के सपोर्ट में चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज आएंगी। तो अगर रशिया और चाइना ईरान के सपोर्ट में आएंगे तो भले ही आज अमेरिका बैक स्टेज पर है, पर वो भी इसराइल के सपोर्ट में आ जाएगा और सारे वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करेंगे यहाँ पर इसराइल में। और अगर इतने सारे कंट्रीज एक वॉर में इन्वॉल्व हो गए तो ये वॉर सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं रहेगा, और ये कहीं ना कहीं कारण बनेंगे वर्ल्ड वॉर 3 का, जिससे कोई एक कंट्री नहीं बल्कि सभी की सभी कंट्री इफेक्ट होंगी और इससे हर एक व्यक्ति इफेक्ट होगा। अब हमें यहाँ पे इसराइल की और एक साइड को भी देखना चाहिए। इसराइल यहाँ पे खुद गाजा के लोगों को फूड सप्लाई कर रहा है, उन लोगों को जिनके इस वॉर से कोई लेना देना नहीं था, जो कि हमास के आतंकवादियों के चक्कर में सफ़र कर रहे हैं, उन्हें वो फूड सप्लाई कर रहे हैं। बट कोई भी न्यूज़ चैनल इस चीज़ को कवर नहीं करेगा क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वॉर दिखाना है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर क्या हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही ईरान ने 300 मिसाइल फायर कर दिए तो काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर रील बना रहे हैं, इसके ऊपर खुश हो रहे हैं कि भाई 300 मिसाइल फायर हो गए, इसराइल तो अब बर्बाद हो जाएगा। बट इनसे कोई पूछ दे कि भाई 300 में से कितने मिसाइल हिट हुए, तो फिर वो मुंह बना लेते हैं। जब इजरायली आर्मी हमास के आतंकवादियों को मार रही थी तो ये लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी रोना स्टार्ट कर दिए, हमारे भाइयों को मार दिया गया, हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, बायकॉट, पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे थे। पर कोई इनसे पूछ दे कि जो हमास ने किया क्या वो सही था, तो इनके मुंह बन जाते हैं। आप चाहे इन्हें कितने भी प्रूफ दे दो, कितने भी वीडियोस दिखा दो, ये उस चीज़ को कंडेम नहीं करेंगे। ये हमेशा कहेंगे कि हमास ने जो किया वो सही किया, या फिर मानेंगे ही नहीं कि हमास ने कुछ यहाँ पे किया है। इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक सिंपल तरीके से काम करती है, जब ये राह चलते किसी को मार दे तब ये लोग कूल बनते हैं, और जब वही व्यक्ति मुड़कर इन्हें 2 झापड़ लगा दे तब फिर ये लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं, फिर बाइकआउट के नारे वगैरह वगैरह। बट कोई इनसे कह दे कि जो तुम सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हो वो भी इसराइलियों का है, उसे भी डिलीट कर दो, फिर ये लोग बुरा मान जाते हैं। तो ये था एक डिटेल वीडियो इसराइल, हमास और ईरान के बीच हो रही कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या आपको पता था कि ईरान के बर्बादी के पीछे एक भारतीय कन्वर्टेड का हाथ है। इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली तक जरूर फैलाइए, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और चैनल की भी रीच बढ़ जाएगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।